आफ्टर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पोटेशियम, जिसको सिंबल के है। प्लांट के लिए पोटेशियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए वो ये कि पोटेशियम काम आता है प्लांट के लीफ के ऊपर जो ओपनिंग्स होती है जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, लीफ दो तरीके का होता है। एक लीफ वो होता है जिसे मोनोफेशियल लीफ बोला जाता है और एक बाइफेशियल लीव्स होता है। मोनोफेशियल वो लीफ होता है जिसके सिर्फ लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और बाइफेशियल लीफ वो होता है जिसके अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा होता क्या है? स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लीफ के सरफेस के ऊपर जिनका काम होता है एक तो ट्रांसपिरेशन करना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है प्लांट को। जैसे ह्यूमन क्या करता है? स्वेट करता है जब गर्मी होती है, एक तरीका है होम्योस्टेसिस में, आप पढ़ोगे आगे जाके। तो वैसे ही प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट अपने सरफेस ऑफ लीफ से वाटर को इवेपोरेट करता है वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर, तो उससे प्लांट की बॉडी कूल डाउन होती है। ठीक है, तो एक ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है। उसके बाद स्टोमेटा का दूसरा काम होता है गैशियस एक्सचेंज करना। अच्छा, तो समझ आ गया। लोअर लीव्स पे होगा सिर्फ स्टोमेटा तो बोलेंगे मोनोफेशियल। अगर दोनों एपिडर्मिस पे होगा लोअर एंड अपर तो उसे बोलेंगे बाइफेशियल लीव्स। हमेशा याद रखना लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। अपर एपिडर्मिस का एक और नाम है, अपर एपिडर्मिस को कहा जाता है एडैक्सियल मेम्ब्रेन और लोअर एपिडर्मिस को कहा जाता है एबैक्सियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एडैक्सियल और एबैक्सियल। तो मोनोफेशियल के अंदर सिर्फ एबैक्सियल सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और बाइफेशियल लीव्स के अंदर एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों के पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो पोटेशियम का पहला काम क्या होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करना। सेकंड, पोटेशियम एंजाइम, कुछ एंजाइम के एक्टिवेटर की तरह काम करता है। एक्टिवेटर क्या होता है? कुछ एंजाइम्स को एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल चाहिए होता है। एक तो एंजाइम है, उसके एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो गया, लेकिन अब भी ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ। इसे अब एक कोफैक्टर की ज़रूरत है। ठीक है, और जिसे आप एक्टिवेटर को, एक कोफैक्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है एक्टिवेटर। ठीक है, और भी होते हैं। तो एक्टिवेटर का काम क्या होता है? एंजाइम को एक्टिवेट करना ताकि एंजाइम जो है वो फंक्शनल बन जाए। अच्छा, और कौन से एक्टिवेटर्स कोफैक्टर्स होते हैं? और हमारे पास एक तो एक्टिवेटर होता है, एक हमारे पास मेटल आयंस होते हैं। असल में जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो मेरे ख्याल से दे आर ऑल मेटल आयंस। ठीक है, इसको देखते हैं। कोफैक्टर पहले समझते हैं कोफैक्टर क्या होता है। ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है बट स्टिल, एंजाइम को, कुछ एंजाइम्स को मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जो उन्हें एक्टिवेट कर सके, उन्हें कोफैक्टर कहा जाता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। अब कोफैक्टर तीन तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिवेटर्स, ठीक है, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक तीसरा होता है जो मुझे अभी ध्यान में नहीं है, दैट्स कोएंजाइम। याद आ गया, इट्स कोएंजाइम। ठीक है, तो जो एक्टिवेटर्स होता है वो मेटल आयंस होता है। मेटल आयंस जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये आप देख रहे हो, ये एक्टिवेटर है। तो ये एक्टिवेटर क्या करेगा? एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक होता है। एक्टिवेटर इज़ द ओनली इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, दोनों में, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ऑर्गेनिक है। फ़र्क ये है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ और वो एंजाइम जो है वो डिटैच हो सकता है। खैर, हम लोग एंजाइम वाले चैप्टर पे चले गए, दोबारा से टॉपिक पे वापस आता है। पोटेशियम के बारे में क्या पढ़ा हमने कि एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग में काम आता है, दूसरा एज एन एक्टिवेटर काम करता है एंजाइम के लिए, और तीसरा ये कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दो अमीनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं,
उसमें काम आता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आता है। अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो लीफ का कलर है वो ब्लूइश होने लगता है और डल कलर के लीव्स हो जाते हैं, जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। और ऊपर से अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इरेगुलर क्लोरोसिस होने लगता है। क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी को क्लोरोसिस कहते हैं। इरेगुलर क्लोरोसिस का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये लीफ है, लेकिन पूरा लीफ येलो नहीं होता, पूरे लीफ के अंदर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी नहीं होती, सिर्फ थोड़ा पार्ट जो है वो इफेक्ट होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं इरेगुलर क्लोरोसिस। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है। जो हमारे पास, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे लीफ लगा हुआ है, ये लीफ है, जिस पार्ट पे लीफ लगा हुआ है इसको बोलते हैं नोड। तो ये नोड है, ये भी नोड है, दो नोड्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है उसे इंटर नोड कहते हैं। ठीक है। जब पोटेशियम की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो ये जो इंटर नोड का लेंथ है वो शॉर्ट हो जाता है। जब इंटर नोड का लेंथ शॉर्ट होगा तो ये जो लंबाई है ट्री की वो कम हो जाती है, प्राइमरी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है। और जिससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जो ग्रेन्स होता है, हमारी जो फसलें होती हैं, जो क्रॉप्स होते हैं ग्रेन्स के, उनकी प्रोडक्शन कम होती है। तो पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है पोटेशियम के बारे में, कि सबसे पहले तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग में काम आता है स्टोमेटा की। उसके बाद एंजाइम के एक्टिवेटर की तरह काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो लीव्स जो है वो ब्लूइश डल कलर के होने लगता है, क्लोरोसिस होता है, ग्रोथ जो है वो प्राइमरी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, और इंटरनोड की शॉर्टनिंग होने लगती है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ रुक जाती है।